अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पंजाब में 70 और गोवा में 83% से ज्यादा मतदान। 1396 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। 11 मार्च को नतीजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरठ में रैली। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को बताया मौका परस्त। उत्तराखंड में बीजेपी का मुफ्त लैपटॉप और स्मार्टफोन का वादा। चुनाव आयोग ने शशिकला नटराजन को महासचिव बनाने पर मांगा जवाब। शशिकला पुष्पा ने की थी शिकायत। एआईएडीएम के विधायकों की बैठक कल। हज नीति में सुधार के लिए 6 सदस्यों की केंद्रीय समिति। सब्सिडी समेत यात्रा खर्च कम करने पर विचार। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश। और ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका में 60,000 वीजा रद्द। प्रवासियों पर पाबंदी का फैसला अमेरिकी कोर्ट ने रोका। मिसाइल परीक्षण के लिए ईरान पर प्रतिबंध। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। पंजाब की बात करें तो पंजाब की सभी 117 सीटों पर आज मतदान का काम पूरा हो गया है। शुरुआत में मतदान धीमा रहा, लेकिन बाद में इसने जोर पकड़ा। शुरुआती अनुमान के मुताबिक राज्य में 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। राज्य में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और 10 साल से शासन कर रहे शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से कड़ी चुनौती मिल रही है। पंजाब में खुशनुमा मौसम के बीच शनिवार को सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, लेकिन कई मतदान केंद्रों पर मतदाता पहले ही पहुंच गए थे। मतदान केंद्रों पर हर वर्ग के मतदाता उत्साह से लबरेज थे। पहली बार मतदान करने वाले वोटरों ने प्राथमिकताएं भी गिनाई। अपॉर्चुनिटीज होन यंगस्टर्स लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत घट है। बस बाकी जो करप्शन वगैरह है और जो इतने ड्रग्स वगैरह है वो सारे खत्म हो जाए, मे बी हो जाए। वोट देने में महिलाएं किसी से पीछे नहीं रही। हर मतदान केंद्र पर महिलाओं की तादाद अच्छी खासी थी। शुरुआत में मतदान की रफ्तार धीमी थी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ वोटर बड़ी तादाद में मतदान केंद्र पहुंचने लगे। वोटां दा जी पाउण आए आ, बच्चों ते खर्चा बहुत ज्यादा हुंदा पढ़ाई ते, साडी कोई सूरत नहीं मिली जी। ते असीं चाहुंदे हां जिहड़ी सरकार कोई भी बन जे ते साडे बच्चों नूं नौकरी मिलनी चाहिदी सब नूं। सरकार जिहड़ी मर्जी आए पर जो वाली सोचे अपना है ना, सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਏਗੀ अपने लिए सोचे युवा जिन्ने भी बंदे बेरोजगारी जिन्ने भी है तो बढ़िया रहेगा। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने परंपरागत सीट लांबी से मतदान किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने पटियाला में वोट डाला। कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर तो आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने मोहाली में मतदान किया। There'll be at least 45 50 seats in Malwa and 35 seats in Majha Doaba. Okay, I just want to ask you your initial report. सारे पंजाब माझा दुआबा मालवा कांग्रेस लीड कर रही है। बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट से सवेर दी आ रही है, तो मैनू लगता है कि शाम तक कांग्रेस की जीत डेफिनेटली होगी। राज्य में शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारियां की थी। मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी। कुछ जगहों पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर आई और इस वजह से कुछ वक्त के लिए मतदान रोकना पड़ा। शाम तक वोटरों ने 1145 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी। राज्य में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। सत्ताधारी शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के साथ विपक्षी कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी दमखम के साथ मैदान में है। नतीजों का ऐलान 11 मार्च को होगा। पंजाब की वोटिंग परसेंटेज ने नतीजों का इंतजार और भी बेचैनी भरा कर दिया। दावे वादे का शोर सन्नाटे में बदल गया तो पंजाब की जनता ने पंजाब की किस्मत का फैसला भी कर दिया। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, फिरोजपुर, पंजाब। और अनु दीवान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हमारी संवाददाता। अनु, कैसा रहा आज दिन भर, मतदान प्रक्रिया कैसी रही और इतना टर्नआउट तो पंजाब में रहा ही है, पिछली बार भी 78 के आसपास था,
तो क्या इसके मायने निकाले जा रहे हैं फिलहाल? अनु, मेरी आवाज यदि आप तक पहुंच रही हो तो किस तरह का देखा जाए जी तो इस बार भी 70% के करीब जो है मतदान हुआ है। लेकिन जिस तरह से लोगों ने आज जिन मुद्दों पे और जिन ये कहे कि और ये फाइट अब दो गुटों के बीच में नहीं, दो राजनीतिक दलों के बीच में नहीं, 3 दलों के बीच में थी। तो इस हिसाब से देखें तो ये जो मतदान 70% हुआ है, कंपैरेटिव भी पिछले साल से कम जरूर है, लेकिन हम इसको हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि इस बार ये वोट जो परसेंटेज आई है 3 पार्टियों के बीच में बचकर आया है। सबसे बड़ी बात ये, और अगर ये देखें, अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर हम रीजन वाइज भी देखें तो सबसे ज्यादा जो वोट पड़े हैं वो मालवा रीजन में पड़े हैं, जहाँ पे आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीदें रही है। और वहाँ पे बताया जा रहा है कि मालवा में 82% के करीब वोट पड़े हैं। तो यानी कि जो रूरल बेल्ट है पंजाब की, उसने बढ़ चढ़कर भाग दिया है। अगर हम इस तरह देखें रूरल और अर्बन को मिलाकर, तो जो रूरल बेल्ट है पंजाब की, उसमें बहुत बढ़ चढ़कर भाग गया। 82% के करीब सिर्फ मालवा से ही वोट पड़ा है। और यहाँ पे बात की गई थी कि ईवीएम मशीन खराब हुई है। करीब चुनाव आयोग का कहना है कि उनके पास जितनी कॉल आई उसमें से 150 के करीब ईवीएम मशीन खराब हुई थी, जिससे उन्होंने जल्द से जल्द रिपेयर करने की कोशिश की। और जिन पोलिंग सेंटर पर ऐसी सूचना मिली थी उनको, वहाँ पे जहाँ पे पोलिंग डिस्टर्ब हुई, वहाँ पे उन्होंने और टाइम का एक्सटेंशन दिया कि कहीं पे भी कोई भी ऐसा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात गोवा की करते हैं तो गोवा में भी मतदाताओं ने जमकर वोटिंग की। यहाँ 83% से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले हैं। इस बार गोवा से बड़ी संख्या में नए चेहरे चुनावी मैदान में हैं। राज्य में पहली बार वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल यानी वीवीपीएटी मशीन का इस्तेमाल किया गया। दुनिया भर के पर्यटकों का पसंदीदा गोवा शनिवार को लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में सराबोर रहा। सूरज उगने से पहले ही लोग मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंच गए। पहली बार वोट डालने वाले युवा हों या तमाम सरकारों की गवाह अनुभवी बुजुर्ग मतदाता, हर किसी के अपने मुद्दे थे, अपने मसले और अपनी अपनी पसंद। The turnout has come to be the record turnout in Goa. While it was in the last assembly election, it was 81.8%. Till now, the information received is 83%. 83%. Tentatively, till now, it is 83%. 84% in North Goa and 81.5% in South Goa. आम लोगों के साथ ही प्रदेश के बड़े सियासी चेहरों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आम लोगों की तरह लाइन में लगकर अपना वोट डाला, तो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने भी वोट डालकर अपना फर्ज निभाया। हर किसी की जुबान पर जीत के दावे थे। Goa votes very heavy, and this is one of the speciality what BJP has inducted into the politics of Goa to increase the voting. Last time we managed to get it to around 84. This time we may be able to get even crossing 85. Initial indications are good. राज्य में कुल 40 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर कुल 1642 मतदान केंद्र बनाए गए थे। राज्य में इस बार कुल 251 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से महज 19 महिला प्रत्याशी हैं। सत्ताधारी बीजेपी ने इस बार 40 में से 36 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस 37 सीटों पर किस्मत आजमा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा 39 उम्मीदवार उतारे। वहीं एनसीपी ने 16 और एमजीपी, जीएसएम, शिवसेना गठबंधन ने 26 उम्मीदवारों को उतारा। पहली बार गोवा के सभी बूथों पर वीवीपीएटी की सुविधा दी गई। राज्य में मतदान शांतिपूर्ण रहा और बाकी राज्यों के साथ गोवा के चुनाव नतीजे भी 11 मार्च को आएंगे। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर गोवा की सियासी फिजा कैसी होगी ये कोई नहीं जानता। जनता ने अपना फैसला ईवीएम में दर्ज करा दिया है। चुनावी मुकाबला दिलचस्प था, जाहिर है नतीजे भी दिलचस्प होंगे। कैमरा पर्सन चेतन के साथ प्रणव गोस्वामी, रायसभा टीवी, पणजी। और गोवा में विधानसभा मतदान के लिए पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए थे। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना था। ऐसे ही एक बूथ का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने। मैं पणजी के कैंपाल के एक आदर्श पोलिंग सेंटर पर हूं। ये आदर्श पोलिंग सेंटर क्यों है आप समझ सकते हैं। ये महिला सशक्तिकरण का एक तरह से एक उदाहरण पेश करने की कोशिश की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। इस पूरे पोलिंग सेंटर
को गुलाबी रंग दिया गया है और खासतौर पर जो महिला वोटर्स है उनके लिए यहाँ पर खास सुविधाएं दी गई है। साथ ही साथ जितनी भी जिम्मेदारियां हैं इस पूरे पोलिंग सेंटर की, चाहे वो सुरक्षा कर्मी हो या चुनाव को जो मतदान को जो संपन्न कराने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, उन सबको यहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही ये जिम्मेदारियां उठा रही हैं। और ये भी अपील की गई है महिलाओं से कि वो गुलाबी कपड़े पहनकर आएं। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ वोटर्स भी हैं यहाँ के जो कि गुलाबी कपड़ों में हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसके बारे में क्या कहेंगी? महिलाएं आगे आए, महिलाएं घर से निकलें, अपने वोट के हक का इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इन स्पाइट ऑफ यू बीइंग एन एजुकेटेड लेडी, हम लोग हाउसवाइफ होके रह जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट से मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हाउसवाइफ बाहर निकलेगी और अपना राइट जानेगी। एक्चुअली स्पीकिंग, आप लोग घर पढ़े लिखे हैं ना, तो फिर भी अंटिल यू गेट सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको पता नहीं चलता है कि आपके राइट क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। जी हाँ, एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट जो कि चुनाव आयोग ने यहाँ पर एक उदाहरण पेश किया है। पिंक पोलिंग स्टेशन, महिलाएं, हर वर्ग की महिलाएं वो आगे आए, बड़े मतदान केंद्रों तक आए और अपने मत के हक का जोरदार इस्तेमाल करें। कैमरा पर्सन चेतन के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, पणजी। और प्रणव गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोवा से। प्रणव, 83% से ज्यादा मतदान, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? हालांकि मनोहर पर्रिकर का जो प्रेडिक्शन था वो भी इसके आसपास का ही था, लेकिन किस तरह के कयास वोटिंग परसेंटेज को लेकर लगाए जा रहे हैं अब? कि इसके चुनावी क्या इसके आकलन किया जाए वो तो बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही ये दर्शाता है कि किस तरह से गोवा में जो लोकतंत्र के इस पर्व में, जश्न में शामिल होने का जो उत्साह है वो किस तरह से रहता है। पिछली बार भी जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे 2012 में, और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव, जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2014 में, तब भी बहुत ज्यादा मतदान प्रतिशत हुआ था। और इसके साथ खास बात यह कि शांतिपूर्ण, कहीं कोई बड़ी घटना जिसमें कि ये कहा जाए कि जो आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हो या हिंसा जैसी कोई घटना हो, वो भी देखने को नहीं मिली। जहां तक चुनावी आकलन का सवाल है, आमतौर पर माना जाता है कि अगर बहुत ज्यादा अगर टर्नआउट हो, वोटिंग टर्नआउट हो, तो ये सत्ता विरोधी लहर की वजह से है। वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो सत्ताधारी दल है उसके खिलाफ जा सकता है। लेकिन बीते दिनों के कुछ चुनावों का पर अगर हम नजर डालें तो ये जो एक पूरी जो ये इस तरह का जो आकलन है, ये कई जगह पर ये गलत भी साबित हुए हैं। कहना बहुत मुश्किल है। सभी दल यहाँ पर अपने अपने तरीके से जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई, और खास तौर पर जब तीसरा दल आम आदमी पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, तो पूरे जो समीकरण ये बदले हुए से है। सहयोगी जो दल है वो अब अलग से लड़ रहे हैं चुनाव। वाकई में ये तो नतीजे ही बताएंगे कि जनता ने आखिरकार किसे चुना है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर धुआंधार प्रचार प्रसार जारी है। मेरठ रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ ही मायावती पर जमकर तंज कसा। उन्होंने इन तीनों दलों को राज्य की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। गन्ना किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मेरठ में रैली कर बीजेपी के प्रचार अभियान को तेज किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर नोटबंदी के फैसले का बचाव किया। उन्होंने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कदम उठाने की बात कही। नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ ही मायावती पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की लड़ाई इन तीनों पार्टियों से है। ये स्कैम के खिलाफ भाजपा की लड़ाई है। स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ए अखिलेश, एम मायावती। प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को मौका परस्ती बताया। उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर दिन रात हमला करने वालों का गठबंधन पहली बार देखा है। ऐसा गठबंधन पहली बार देखा जो सुबह शाम एक दूसरे के खिलाफ, और आज से नहीं पिछले कई दशकों से एक दूसरे को खत्म करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते थे।
आज गले लग करके बचाओ बचाओ बचाओ। मैदान भी वही और चुनावी अंदाज भी वही, लेकिन इस बार मेरठ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाने के लिए मतदाताओं से अपील की और भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को चुनावी मुद्दे के तौर पर पेश किया। रैली में प्रधानमंत्री ने गन्ना किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर गन्ना किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। साथ ही किसानों को 14 दिन के भीतर गन्ने का भुगतान होने का भरोसा भी दिया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, मेरठ। पंजाब और गोवा में मतदान के बाद सभी राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में प्रचार तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने राज्य में कई रैलियां की। इन नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर आरोप लगाए। मायावती ने सत्ता में आने पर उच्च जाति के गरीब लोगों को आरक्षण देने का वादा किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को औरैया में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के लिए वोट मांगे। अखिलेश ने कहा कि हमारा गठबंधन ही राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ा सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी निशाना साधा। मदद करना हमारी, ये चुनाव, ये समझ लेना हम ही चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे हारेंगे हम ही और कोई नहीं। अगर हराना चाहते हो तो सोचो कहां पहुंच जाएंगे हम लोग। इलेक्शन जिताना हम लोगों को। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बरेली में राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज की वजह समाजवादी पार्टी का शासन है। मायावती ने नोटबंदी समेत दूसरे मुद्दों पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। जनता के सामने हकीकत यही है कि प्रदेश की वर्तमान सत्ता सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि ही व्याप्त रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मथुरा में चुनावी जनसभा की। अमित शाह ने बीएसपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराया। 15 साल से उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सपा बसपा बसपा सपा एक क्रम चलाया है, वो क्रम ने उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में बहुत पिछड़ा बना दिया। विकास की रेस में उत्तर प्रदेश पूरे देश से पिछड़ गया है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए 11 फरवरी को 73 सीटों पर मतदान होना है। ये सभी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। अपनी नाकामियों से डरता हूँ, जब मेरे शहर से गुजरता हूँ। गायकी का एक अलग अंदाज, संगीत जिन्हें विरासत में मिला और संगीत में बसती है जिनकी रूह। मेरे वालिद गाते थे, मेरे वालिद के वालिद गाते थे और उनके वालिद भी गाते थे। अच्छा। तो और मेरी औलाद भी गाती है और मेरी औलाद की औलाद भी गाएगी। मिली शख्सियत में पंडित त्रिलोकी प्रसाद से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बीजेपी ने आज उत्तराखंड के लिए अपने चुनावी वादों का ऐलान कर दिया है। आज जारी दृष्टि पत्र में छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप, मेरिट में आने वालों को स्मार्टफोन देने का वादा किया गया है। इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, पलायन रोकने और रोजगार और सुशासन जैसे मुद्दों को तरजीह दी गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देहरादून में शनिवार को बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र को दृष्टि पत्र 2017 के नाम से जारी किया। इसमें पलायन रोकने, रोजगार, सुशासन और विकास का वादा किया गया है। इस मौके पर वित्त मंत्री ने केंद्र की ओर से राज्य के साथ भेदभाव के कांग्रेस के आरोप को खारिज किया और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने की उम्मीद जताई। दृष्टि पत्र हम जारी कर रहे हैं पूरे इस विश्वास के साथ की सरकार बनने वाली है। जो केंद्र सरकार का दायित्व है वो तो पूरे देश के प्रति, जिसमें हर राज्य आता है, किसी की भी सरकार हो वो अपना निभाती रहेगी। उन्होंने दावा किया कि दूसरे राज्यों की तरह कांग्रेस को उत्तराखंड में भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। ये जो पॉलिटिकल रिपोलराइजेशन इस देश में हो रहा है,
ये हर राज्य की ये स्थिति है कि कांग्रेस की संख्या बहुत कम होती जा रही है, और इसलिए ये कोई उत्तराखंड में हो रहा है, ये अपने आप में अस्वाभाविक नहीं है। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में गैरसैंण राजधानी का मुद्दा, सड़क, पानी, बिजली जैसे मुद्दों को तरजीह दी गई है। पार्टी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता से वोट मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने एआईएडीएमके से निष्कासित शशिकला पुष्पा की शिकायत पर पार्टी से जवाब मांगा है। उन्होंने शशिकला नटराजन को एआईएडीएमके का महासचिव चुने जाने को पार्टी संविधान के खिलाफ बताते हुए आयोग का दरवाजा खटखटाया था। इधर शशिकला नटराजन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। रविवार को एआईएडीएमके की विधायकों की बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि इसमें शशिकला से सरकार की कमान संभालने को कहा जाएगा। हालांकि पार्टी की ओर से बैठक के एजेंडे और शशिकला से मुख्यमंत्री पद संभालने की खबर की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शशिकला को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में हैं। आम आदमी पार्टी से अलग होकर बने नए राजनीतिक दल स्वराज इंडिया ने दिल्ली के एमसीडी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके प्रमुख योगेंद्र यादव ने आज तीनों निगमों के 272 वार्डों पर उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने साफ किया कि उम्मीदवार बनने के लिए पहले से स्वराज इंडिया का सदस्य होना जरूरी नहीं होगा। 12 फरवरी को रामलीला मैदान में होने वाले पार्टी के कार्यक्रम के बाद कई चरणों में प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। हम किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो हमारा सदस्य हो या न हो, हम सबसे आमंत्रित करते हैं दिल्ली के अच्छे से अच्छे लोग आए, अपने स्थानीय इलाकों की सेवा के लिए, उसके काम के लिए। स्वराज इंडिया एक प्लेटफॉर्म बनने को तैयार है। केंद्र सरकार ने हज नीति को बेहतर बनाने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति हज नीति में सुधार के साथ ही हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी को धीरे धीरे कम करने के मसले पर विचार करेगी। 2012 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में इस समिति का गठन किया गया है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में हज सब्सिडी को धीरे धीरे कम करने और 2022 तक समाप्त करने की बात कही थी। जेद्दा में भारत के पूर्व महावाणिज्य दूत अफजल अमानुल्लाह को उच्च स्तरीय समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसकी जानकारी दी। बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एसएस पार्कर, भारतीय हज कमेटी के पूर्व प्रमुख कैसर शमीम, एयर इंडिया के पूर्व सीएमडी माइकल मास्करेहांस के अलावा कमाल फारूकी भी समिति के सदस्य हैं। मंत्रालय के संयुक्त सचिव जे आलम को समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। समिति इस पहलू पर ध्यान देगी कि हज यात्री सब्सिडी के अभाव में कम भुगतान कर सऊदी अरब की यात्रा कर सकते हैं या नहीं। नागालैंड में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। आज वहां स्कूल, कॉलेज, बैंक और बाजार खुले। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गई। राजधानी कोहिमा के कुछ इलाकों में अब भी धारा 144 लागू है। वहीं दीमापुर में कर्फ्यू में ढील दी गई। हालांकि सरकारी कार्यालय बंद रहे। मोबाइल और इंटरनेट और एसएमएस सेवा काम नहीं कर रहे हैं। आदिवासी संगठन शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का विरोध कर रहे हैं। 1 फरवरी को दीमापुर में हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई थी। 2 फरवरी को कोहिमा में प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों और वाहनों में आग लगा दी थी। सूचना तो ठीक है, हो गया, कोई बात, कोई चिंता नहीं। इसको एक हफ्ता हो गया है ना, इसको बंद करा गया तो इसको तो अभी तो खत्म हो गया। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो तो लड़का मरा है इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा है। जब तक वो लोग रिजाइन नहीं करेगा तब काम तो ऐसा ही चल रहा रहेगा डिब्रूगढ़ एरिया में। फिर अभी काउंसिल लोग मीटिंग है, उसके बाद मालूम होगा रेजोल्यूशन क्या होगा। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बारामूला जिले के अमरगढ़ इलाके में सुरक्षा कर्मियों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों से मुठभेड़ में एसपी शफाकत हुसैन और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मुर्तजा घायल हो गए। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 4 हैंड ग्रेनेड समेत दूसरे हथियार भी बरामद हुए हैं। अमरगढ़ इलाके में कुछ आतंकवादियों के होने की सूचना मिली थी। इसके बाद आज सुबह सेना और पुलिस ने साझा अभियान शुरू किया। इलाके की घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सेना का तलाशी अभियान अभी जारी है। चेन्नई के समुद्र तट से कच्चे तेल को हटाने का 90% काम पूरा हो गया है। अब तक 65 टन तेल निकाल लिया गया है। जांच के लिए समिति का गठन भी किया गया है।
चेन्नई के समुद्री तट पर फैले कच्चे तेल को हटाने का काम शनिवार को भी जारी रहा। केंद्रीय मंत्री पी राधाकृष्णन ने एन्नोर तट पहुंचकर जारी काम का निरीक्षण किया। राधाकृष्णन का कहना है कि अगले कुछ दिनों में सफाई अभियान पूरा कर लिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों और तटरक्षक बलों के जवानों के साथ ही स्थानीय निवासी भी इस अभियान में जुटे हैं। It will take another few days because we cannot use the sucker or other machines to clean this. This can be done only by manual. मामले की जांच के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहाँ जो कार्रवाई हुई है उसमें एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, इसके साथ साथ राज्य की सरकार के सभी विभाग, भारत सरकार के सभी विभाग, हम सब लोग मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं और अब स्थिति कंट्रोल में है। डीएमके नेता स्टालिन और कनिमोझी ने भी घटनास्थल का दौरा किया। डीएमके ने सफाई अभियान में लगे लोगों की सेहत को लेकर चिंता जताई। कनिमोझी का कहना है कि ऐसे लोगों को पर्याप्त रूप से ट्रेनिंग और सुरक्षा की जरूरत है। They scooping it up the oil with the buckets. It's definitely not safe, and there are so many young people who are volunteering to help, and actually their health is also important, and it's of great concern that they're not even provided with the proper gear, and you need more trained people to do this, people who've got experience and people who know how to do it. 28 जनवरी को 2 मालवाहक पोत टकराने से यहाँ तेल का रिसाव हुआ था। इस घटना से 500 प्रजातियों की मछलियों के साथ ही समुद्र की जैव विविधता पर असर पड़ा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि जल्द ही तेल नहीं हटाया गया तो समुद्री जीवों को ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाएगी। इससे मछुआरों की आजीविका पर भी असर पड़ा है। मछुआरे मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका की सिएटल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका दिया है। कोर्ट ने उनके साथ मुस्लिम देशों के प्रवासियों पर लगाए गए प्रतिबंध से जुड़े आदेश पर देशव्यापी रोक लगा दी है। उधर अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल परीक्षण के बाद कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका की सिएटल जिला अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रवासियों से जुड़े शासकीय आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। जज जेम्स रॉबर्ट ने कहा कि जब तक वॉशिंगटन के अटॉर्नी जनरल की दायर शिकायत की समीक्षा नहीं हो जाती, अदालत का फैसला देश भर में लागू रहेगा। It's obviously a historic decision and an important one for the rule of law and for the people of the state of Washington and the people of our country. व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की जाएगी। इस बीच अमेरिकी प्रशासन आदेश के बाद 7 मुस्लिम देशों के 60,000 वीजा निरस्त कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। And I will never forget that my responsibility is to keep you, the American people, safe and free. That's why last week I signed an executive order to help keep terrorists out of our country. उधर अमेरिका ने ईरान को मिसाइल परीक्षण के बाद कड़ी चेतावनी दी है। साथ ही कई पाबंदी भी लागू कर दी हैं। पाबंदियों के तहत शुक्रवार को ईरान की कई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। I think today's sanctions really represent a very, very strong stand against the actions that Iran has been taking, and make it very clear that the deal that they struck previously was not in the best interest of this country, and that President Trump is going to do everything he can to make sure that Iran has stayed in check. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा कि ईरान आग से खेल रहा है और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ईरान के प्रति दयालु थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। वहीं अमेरिका के इस फैसले पर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।